सबका स्वागत है भाई। आज बुधवार है और सोमवार। सोमवार है जी आज। सोमवार है। मैं बुध सोच रहा था, आज राम सोमवार राम है। सर। राम राम भाई। मंडे है, डेट है 7 अप्रैल जी 2025। और जीएनएम है जी आज। जी जीएनएम चलेगी जी आज। हाँ जी, जीएनएम पढ़ेंगे। और जीएनएम में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है हमारा कोलन। कोलन को इन्होंने जी 3 भागों में बांटा है, अप, एक्रॉस एंड डाउन। यानी कि असेंडिंग कोलन को इन्होंने अप कहा, ट्रांसवर्स कोलन को एक्रॉस कहा, और जी डाउन कहा है डिसेंडिंग कोलन को। और इसमें हमारा एक हेडिंग हो गया था अमितपाल भाई, कोलन कैंसर या पॉलिप। पेज नंबर 196 पे चलेंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इलियस। ठीक है जी। तो जी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इलियस, इलियस ब्रैकेट में कह रहे हैं करें, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर द डायग्नोसिस ऑफ एन इलियस इज यूजुअली कॉज्ड नॉट बाय ए ट्यूमर बट बाय पैरालिसिस। इफ इट इज रियली कॉज्ड बाय ए ट्यूमर, सम एसबीएस एज अबव। अकॉर्डिंग टू हैमर साहब, डायग्नोसिस जो होती है इलियस, वो यूजुअली कोई ट्यूमर नहीं होता जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बल्कि पैरालिसिस होती है इंटेस्टाइनल वाल की या इंटेस्टाइन की पैरालिसिस होती है, जिसकी वजह से इलियस कहा जाता है। और यदि वास्तव में कोई ट्यूमर है जिसने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रखा है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि फिर एसबीएस जो ऊपर हैं दिए गए हैं, चंक कॉन्फ्लिक्ट, अगली इनडाइजेस्टेबल एंगर, सिचुएशन अगली एंड हार्ड टू कोप विद, इस तरह का एसबीएस मिलेगा कोलन म्यूकोसा का। फेस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की फेस कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में एन इंटेस्टाइनल occlusion occurs when the tumor is too big or often at the beginning of the healing phase due to the inflammation swelling of the tumor। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में इंटेस्टाइनल ऑक्लूजन हो जाएगा यदि ट्यूमर बहुत बड़ा हो, या अक्सर जब हीलिंग फेज शुरू होती है तो वहां पे चूंकि हीलिंग फेज में, हीलिंग फेज 1 में अकुमुलेशन होता है, अकुमुलेटिंग फेज होती है वो हीलिंग फेज 1, तो वहां स्वेलिंग होती है। तो इन्फ्लामेशन के साथ साथ स्वेलिंग हो जाएगी ट्यूमर की, उसकी वजह से भी इंटेस्टाइनल ओक्लूजन हो सकता है। दोनों दो कंडीशन है। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स and if possible resolve them in real life if they are still active, if necessary सर्जरी करा सकते हो। तो ये था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स, ब्रैकेट में करें क्रॉन्स डिजीज, कोमा कोलाइटिस अल्सरोसा। तो डॉक्टर दीपशिखा भी आ गई हैं, सिमरन भी आ गई हैं। पेज नंबर 196 पे चल रहे हैं। हाँ बेटा, और अब पेज नंबर 197 पे है जो हमारा एसबीएस चल रहा है, एसबीएस ऑफ द कोलन म्यूकोसा चल रहा है। इसका तीसरा हेडिंग है पेज नंबर 197 पे, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स ब्रैकेट में करें क्रॉन्स डिजीज, कोमा कोलाइटिस अल्सरोसा। सेम एसबीएस एज अबव, यानी कि एसबीएस सेम होगा कोलन म्यूकोसा का, और कॉन्फ्लिक्ट भी सेम होगा, चंक कॉन्फ्लिक्ट, अगली इनडाइजेस्टेबल एंगर, सिचुएशंस
हो सकती हैं, अगली एंड हार्ड टू कोप विद, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कह रहे हैं इन कन्वेंशनल मेडिसिन द डिफरेंस बिटवीन क्रॉन्स डिजीज एंड कोलाइटिस अल्सरोसा इज वेग, द डिफरेंशिएशन इज अननेसेसरी। कन्वेंशनल मेडिसिन में जो डिजीज है क्रॉन्स डिजीज और कोलाइटिस अल्सरोसा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो धूमिल धूमिल सा है, अस्पष्ट है, और द डिफरेंशिएशन इज अननेसेसरी, और वो इसमें डिफरेंशिएशन को अनावश्यक भी समझते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स में कह रहे हैं द मैन हैज कॉन्स्टेंट आर्गुमेंट्स एंड वैक्सेशन विद हिज वाइफ इज इक्वल टू अगली इनडाइजेस्टेबल एंगर कॉन्फ्लिक्ट। कोई यदि मैन लगातार आर्गुमेंट कर रहा हो और वैक्सेशन हो, खिन्न हो, अप्रसन्न हो अपनी वाइफ के साथ, तो वो उसको अगली इनडाइजेस्टेबल एंगर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकता है। He would have separated from her long ago, ये कंडीशन बता के चल रहे हैं कि वो वैक्स है, आर्गुमेंट है उसका, और वो अगली इनडाइजेस्टेबल एंगर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। अब कह रहे हैं कि he would have separated from her long ago if it were not for their joint house, which he would lose इन ए डाइवोर्स। वो बहुत पहले ही उससे अलग हो चुका होता यदि उसका दोनों का आपस में जॉइंट हाउस ना होता, जो कि अगर अलग हुआ डाइवोर्स में तो वो घर चला जाएगा उसके हाथ से, इसलिए वो उससे अलग भी नहीं हो पा रहा। द कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन ग्रोइंग नाउ फॉर 2 decades। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब दो दशकों से है, 20 साल से लगभग लगातार ग्रो होता जा रहा है। इज इक्वल टू रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट, बीच बीच में रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट के रूप में वो ग्रो होता हुआ उसे 2 डिकेड हो गए। द पेशेंट सफर फ्रॉम ए सीवियर केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज। पेशेंट जो है अब सीवियर केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज का शिकार या उससे वो सफर कर रहा है। ठीक है जी। अगला एग्जांपल दे रहे हैं द स्कूल बॉय फील्स हिमसेल्फ अनफेयरली ट्रीटेड बाय हिज टीचर। एक स्कूल बॉय है, उसने अपने आप को अनफेयरली ट्रीटेड समझा अपनी टीचर के द्वारा, कि गलत तरीके से मुझे ट्रीट किया मेरी टीचर ने। ही थिंक्स दैट शी ऑलवेज ग्रेड्स हिम अनफेयरली। वो ये समझता है कि वो हमेशा उसको जो ग्रेड देती हैं वो अनफेयरली देती हैं, वो सही नहीं करती हैं। तो डायग्नोसिस में बना क्रॉन्स डिजीज ड्यू टू रिकरेंसेस, क्योंकि बार बार उसे ऐसा ही लगता है कि मेरी ग्रेडिंग जब होती है तो मेरे साथ अन्याय होता है, एक तरह से गलत होता है। तो इस तरह से उसको क्रॉन्स डिजीज का वो शिकार हो गया। ओके, फेस में कह रहे हैं क्रॉनिक रिकरिंग प्रोसेस अगर है तो एक्टिव फेजेस अल्टरनेट विद हीलिंग फेसेस। अगर रिकरेंस कहीं भी मिलेगा तो वहां यही चीज चलती है कि एक्टिव फेस आती है, फिर अल्टरनेशन में फिर हीलिंग आती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हो जाता है तो ट्रिगर हो जाता है तो फिर एक्टिव फेस। तो ये क्रॉनिक रिकरिंग प्रोसेस ये है। फ्लैट ग्रोइंग एडिनो कैंसर ऑफ रिजॉर्प्टिव क्वालिटी, समटाइम्स पॉलिप एज वेल, ब्रैकेट में कह रहे हैं सिक्रेटरी क्वालिटी। तो यहाँ जनरली फ्लैट ग्रोइंग एडिनो कैंसर रिजॉर्प्टिव क्वालिटी का होगा और कभी कभी पॉलिप भी बनेंगे वहां पर सिक्रेटरी क्वालिटी के रूप में। ब्लड म्यूकस इन द स्टूल, ब्लड म्यूकस आएगा स्टूल में। डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा,
एंड नाइट स्वेटिंग होगी। अब देखो यहाँ दोनों ही चीजें चल रही हैं, रिकरिंग है ना, तो यहाँ हीलिंग के भी मिलेंगे और एक्टिव फेज के भी सिम्टम्स मिलेंगे। मिली जुली सी बीमारी चलती रहेगी, ना ये समझ में आएगा कि ये सही हो रहा है, ना ये समझ में आएगा कि ये बीमारी में अभी चल रहा है। तो एक तरह से ये रिकरिंग या हैंगिंग हीलिंग भी कंफ्यूजन का ही वो शिकार है। एक कंफ्यूजन से आगे इसमें आ जाएगी, अल्टरनेटिंग स्टेट्स आ जाएंगी ना। हाँ, इसी में रूब्रिक बनेंगे डिलीरियम अल्टरनेटिंग वाले। हाँ, कभी तो जो हुई पड़ी है। हाँ, हाँ, यहाँ आएंगी अल्टरनेटिंग स्टेट तो क्लियर कट है पैथोलॉजी के हिसाब से, लेकिन जब सेटल एक तरफ हो ही नहीं रहा बंदा, तो उसके रूब्रिक भी उसके रूब्रिक भी उसके अकॉर्डिंग हम ले सकेंगे। तो थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द एसबीएस कम्स टू एन एंड। यहाँ पर ट्रैक्स को या कॉन्फ्लिक्ट को संभव हो तो रिजोल्व करें, ताकि कहते हैं ना नाव एक किनारे लग जाए, नैया एक किनारे लग जाए किसी भी तरफ। गाइडिंग थॉट्स यहाँ पर होगा, कह रहे हैं ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर जो इन्होंने बताया था गाइडिंग थॉट्स, वो बताया था कि नो बडी प्रॉफिट्स फ्रॉम एंगर, गुस्से से किसी का भला नहीं हुआ। एवरीथिंग हैज ए पर्पज एंड आई कैन ओनली लर्न फ्रॉम दिस। हर किसी का हर चीज का एक पर्पज है, मकसद है, और मुझे ये सीखना होगा, इससे कुछ मैं सीख सकता हूँ केवल। गुड चांसेस ऑफ रिकवरी इवन बाय लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस। यहाँ पर बता रहे हैं अहमद साहब कि यहाँ गुड चांसेस है रिकवरी के, भले ही चाहे कितना लंबे समय से स्टैंड कर रही हो उसकी इलनेस। रेमेडीज ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ पे देखनी है, पेज नंबर 203 पे बता रखी है। थेरेपी विद विप वॉर्म्स, जो के 193 पेज पे उन्होंने बताई है। द कन्वेंशनल थेरेपी विद कॉर्टिसोन, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी TNF एजेंट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म। ये TNF क्या होता है? एंटी TNF देखना डॉक्टर त्रे हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर होता है ना, एंटी ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर है जी TNF। Tumor necrosis factor agents are biological drugs used to treat severe chronic disease like steroids. ओके, तो वो सब चीजें हैं मना करिए। तो ये था हमारा एसबीएस ऑफ द कॉलन म्यूकोसा, जो पूरा हुआ 3 हेडिंग्स में। और अब नया चैप्टर चलेगा इसका, सिग्मोइड कॉलन, नया पार्ट चलेगा। हेलो, हाँ बहुत सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांग रही हूँ। वो थोड़ा सा ना मैंने लेट से ज्वाइन किया था, वो डिलीरियम अल्टरनेटिंग वाले रूब्रिक्स किस कंडीशंस में लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे तो बहुत अच्छा। हाँ बताओ अमित शर्मा भाई, अमित शर्मा। बस क्या वो, सॉरी प्रीति जी एक बार फिर से बोल दो बेटा। बस एक्चुअली मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन की थी ना, तो मैं वो डिलीरियम अल्टरनेटिंग वाली रूब्रिक्स किस कंडीशन में लेते हैं मैं सुन नहीं पाई थी, तो वही मैं थोड़ा सुनना चाहती। यहाँ पर कभी तो वो बिल्कुल ठीक हो जा रहा है, कभी उसकी दिक्कतें फिर वापस आ रही हैं, रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह के आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो एक स्टेट में तो आदमी अब तो ये ठीक है, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर में दिक्कत हो गई इसको, अभी ये बहुत गुस्से में, अभी वो फिर बहुत हंसी में आ गया, या अभी वो बहुत दुख में चला गया। तो जो भी है हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये चीजें आपस में अल्टरनेट कर रही हैं क्या। एक रूब्रिक आता है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय अनकॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस है ये तो हीलिंग आ जाएगी, हाँ जी, और अनकॉन्शियसनेस ये एक्टिव फेस आ जाएगी। बिल्कुल बस आ सकती है। तो ये रूब्रिक भी यहाँ थोड़ा सा मेल खा रहा है।
हाँ ठीक है जी। और होपफुल अल्टरनेटिव विद होपलेस ऐसे भी ले सकते हो, मोटा मोटा यहाँ हाँ, पर। बस इसमें आएगा अपना रेज के साथ रेज या एंगर अल्टरनेट करके देखेंगे, क्योंकि पेट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं और बार बार उसके साथ ब्लड और ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, तो है ना, रेज अल्टरनेटिव, फीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विद रेज, और हाँ। क्या एंजाइटी अल्टरनेटिंग विद रेज, इस तरह की चीजें आई। मतलब देखो अमित शर्मा, यहाँ पे देखना हमें होगा कि यहाँ साइकी में क्या चल रहा है। साइकी में एक तरफ तो हीलिंग चल रही है, रिकवरी, और एक तरफ चल रही है बीमार होना। तो हमें हाँ जी। बॉडी पर भी हमें वही प्रोसेस देखना होगा कि हाँ हीलिंग वाला और बीमार हाँ होने वाला। तो हाँ अगर दोनों को हम मिला देंगे रूब्रिक को, तो तब ये क्लियर कट कोरिलेशन होगा। हाँ अब जी, बिल्कुल। जैसे वही था, अभी मैं जैसे बोला था कि कॉन्शियसनेस अल्टरनेटिंग विद अनकॉन्शियसनेस, तो यहाँ ये दोनों सिचुएशन को वो कर रहा है डिफाइन, हाँ, है ना। ये रूब्रिक है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। मतलब उसमें भी वही होता है कि वैसे तो बेहोश होता है, बीच बीच में एकदम होश में आते जैसे आदमी चिल्लाता है। हाँ, तो ये कुछ ऐसे जाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना डॉक्टर प्रीति जी। जी बॉस, मैं कहता ना रेज, बेटा प्रति जी, मैं रेज या ये चीज इसलिए कह रहा था कि पेट का गुस्सा है और एंगर को जब आप सिक्रीट करोगे तो रेज में आएगा वो, इसलिए था थोड़ा सा। बाकी हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग से ही निकल के आएंगे। तो अब अगला टॉपिक चलेगा इधर, सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन में कह रहे हैं द सिग्मोइड कॉलन, द सेक्शन ऑफ द कॉलन shaped like a Greek letter sigma takes the indigestible remainder from the descending part of the colon, removes fluid from it to further thickens and portions it। तो सिग्मोइड कॉलन जो है, वो जो सेक्शन है कॉलन का, उसकी शेप एक ग्रीक लेटर सिग्मा की तरह होती है, और इसके अंदर इंडाइजेस्टेबल रिमाइंडर जो बच गया, अपच जो अवशेष बचा फूड का फ्रॉम द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कॉलन, वो रहता है, और रिमूव्स फ्लूइड फ्रॉम इट टू फर्दर थिकन्स एंड पोर्शंस इट। तो ये जो इंडाइजेस्टेबल रिमाइंडर है, जो यहाँ पर है, जो आया है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलन से, उसको निकालने के लिए यहाँ फ्लूइड आएगा फिर से, है जी। फर्दर थिकन्स एंड पोर्शंस इट, इसका क्या मतलब है? फ्रॉम इट कर लेगा इसको, ओके, जगह जगह। अच्छा, फिर बाहर फेंकने के लिए। हाँ, टेक्स द इंडाइजेस्टेबल रिमाइंडर फ्रॉम द, नीचे से वो जो नीचे वाला पार्ट होगा सिग्मोइड कॉलन के रिस्पेक्ट में, वो वहां से बचा हुआ पार्ट कलेक्ट कर लेगा और हाँ, थिकन हो जाएगा। हाँ, वहां पे फ्लूइड, वहां फ्लूइड भी आएगा, रिमूव्स फ्लूइड है जी जी जी, एक्यूमुलेशन हो जाए और वहां पर एक्यूमुलेट कर लेगा, फर्दर थिकन्स एंड पोर्शंस इट। उसके पोर्शन बना के रख लेता है बस, शायद ये कि हाँ भाई टुकड़े करके रख लेता है। हाँ, अलग पोर्शंस, हाँ बिल्कुल, डिफिकेशन में टुकड़े ही आते हैं जनरली नॉर्मल स्कूल में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। और वैसे भी ना, अगर उसकी शेप देखेंगे तो एक तरफ तो इकट्ठा करके रखेगा और उसमें से वो प्रॉपर एक पीस को एक साइड में एक्सपेल आउट करने के लिए वो अलग आगे बढ़ाता रहता है पोर्शन कर करके। बहुत बढ़िया भाव आया मित्र शर्मा। तो सिग्मोइड कॉलन का एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द सिग्मोइड कॉलन मिकोसा। इसमें पहला हेडिंग है कैंसर ऑफ द सिग्मोइड कॉलन कोमा पॉलिप। ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है इसको भी भाई,
कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ, चंक कॉन्फ्लिक्ट, इनडाइजेस्टेबल एंगर, कैन नॉट गेट रिड और एक्सक्रीट ऑफ समथिंग नॉट नॉन डाइजेस्टेबल, स्ट्रेसफुल, एनोइंग। अब यहाँ कुछ ऐसा है इनडाइजेस्टेबल एंगर, जुड़ा तो इनडाइजेस्टेबल एंगर ही है। अमित शर्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि अगर इंटेस्टाइन है तो एंगर तो होगा ही, ऊपर से नीचे तक। तो इनडाइजेस्टेबल एंगर यहाँ है और यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि वो गेट रिड ऑफ नहीं हो पा रहा, एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा समथिंग नॉट नॉन डाइजेस्टेबल, स्ट्रेसफुल, एनोइंग थिंग को। कुछ ऐसा है जो नॉन डाइजेस्टेबल है, स्ट्रेसफुल है, एनोइंग है और उसको वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है और उससे छुटकारा नहीं पा रहा है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं यूजुअली नॉट बीइंग एबल टू गेट रिड ऑफ गार्बेज समथिंग अनप्लीजेंट, ब्रैकेट में कह रहे हैं वो सक्षम ही नहीं है गेट रिड ऑफ करने को जो कचरा है उसके जीवन में या उसके अंदर, कुछ ऐसा जो अनप्लीजेंट है उसके लिए। अब देखो यहाँ वर्थलेस या तो और आगे आएगा, हाँ ये लेकिन यहाँ अभी वर्थलेस की ये कह के नहीं चल रहे, यहाँ अभी असक्षम समझ रहा है ये अपने आप को छुटकारा पाने के उस गार्बेज से। लेकिन बस गार्बेज की बात आ गई ना तो वर्थलेस आ गया ये रेक्टम की और इनकी पैथोलॉजीज में, इसीलिए भैया कहते थे कि भैया वर्थलेस को लेके चलोगे कि हाँ, शिट फीलिंग से बाहर नहीं आ रहा, ऐसा समझो। नॉट बीइंग एबल टू टॉलरेट समथिंग वेयर द पेशेंट हैज द लोअर हैंड, ये है शिट फीलिंग उसकी, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा कुछ ऐसा जहां पर उसको लोअर हैंड पर रखा जाता है। लोअर हैंड का मतलब जहां उसको डाउन करके रखा जाता है, नीचा दिखा के रखा जाता है, उसे वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा। यहां से ही जाएगा, एंट्री होगी उसकी कि आई एम वर्थलेस, आई शिट फीलिंग, मैं क्या कचरा हूं। एग्जाम्पल कह रहे हैं द मैरिज ऑफ द 54-year-old फीमेल पेशेंट इज वेरी डिसहार्मोनियस। 54-year-old फीमेल है, उसकी जो शादी वाली लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा डिसहार्मनी भरी रही, डिसहार्मोनियस रही। द कपल हैज जस्ट मूव्ड इनटू ए न्यू अपार्टमेंट, जो कपल है वो जस्ट मूव किया एक नए अपार्टमेंट में। ड्यूरिंग द मूव इन द हस्बैंड कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली डैश लगा करें अनाउंसेस दैट ही इज नॉट मूविंग इन विद हर। जब वो मूव कर रहे थे इसके अंदर तो हस्बैंड ने कंप्लीटली और अनएक्सपेक्टेडली यह अनाउंस कर दिया कि मैं तो मूव करूंगा नहीं उसके साथ, यहां पर मैं नहीं जा रहा हूं। He start removing his things again, और उसने अपनी चीजों को दोबारा निकालना शुरू कर दिया, जो चीजें रखी थी जाने के लिए उसे वापस निकालने लगा। Later, as he asked for their marriage certificate in order to file for divorce, they have a violent argument. बाद में जब उसने उससे कहा कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि उसे डाइवोर्स फाइल करना है, तो दे हैव वायलेंट आर्गुमेंट, तो उनके बीच में इस बात को लेकर बहुत आर्गुमेंट हुई। इज इक्वल टू अगली डेवियस विक्ड वैक्सेशन और एंगर कॉन्फ्लिक्ट, उसमें चली गई फिर वो अगली डेवियस विक्ड वैक्सेशन एंड एंगर कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हो गई। A cauliflower-like tumor that is several centimeters wide develops during the active phase and is discovered during a physical examination 7 years later. तो फिर एक cauliflower-like tumor जो several centimeters का था चौड़ा, डेवलप हो गया एक्टिव फेज के दौरान और वो डिस्कवर्ड हुआ जब फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ 7 साल बाद। तो 7 साल बाद भी अभी उसकी एक तरह से एक्टिव फेज चल रही है, क्योंकि वो उधर ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ तो एक्टिव फेज में ही हो रहा है वहां ट्यूमर।
इट डज नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है। नेवरथलेस द पेशेंट अंडरगोज कीमोथेरेपी, उसके बावजूद भी पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी के को चला गया उसके बावजूद भी। तो बेसिकली ये अनएक्सपेक्टेडली डायग्नोज भी हुआ फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, और अभी भी चूंकि ये ट्यूमर बढ़ता जा रहा बनता जा रहा, तो अभी भी वो पेशेंट स्टिल इन एक्टिव फेज में ही है। अगर ये हीलिंग फेज में आएगी तो इस ट्यूमर का डिग्रेडेशन शुरू होगा फिर। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए यंग एंटरप्रेन्योर is not paid for a completed order by an important client। एक यंग एंटरप्रेन्योर है, is not paid for a completed order, उसको पे नहीं किया गया एक कंप्लीटेड ऑर्डर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट, तो वो भी चला जाएगा इधर ही। अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर है और वो पे नहीं कर पाया, जो ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाया फॉर ए कंप्लीटेड ऑर्डर, बस उसे पे नहीं करो, उसे पैसे नहीं मिले जो उसने ऑर्डर, अच्छा मतलब नया नया उद्यमी है, किसी क्लाइंट ने उसको ठग लिया एक तरह से, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद भी उसको पैसा नहीं दिया, पूरा पे नहीं करा, ओके, तो वो उसमें चला जाएगा गुस्से वाले में, अगली डाइवर्स वैक्सेशन और एंगर कॉन्फ्लिक्ट में वो भी चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, द मैन हैज बीन एम्प्लॉयड बाय ए फर्म फॉर 15 years। एक व्यक्ति 15 साल से किसी फर्म में एम्प्लॉय है। ही हैज ए क्वेरल विद ए कलीग, अपने किसी साथी के साथ उसका झगड़ा हो गया। द बॉस टेक्स द साइड ऑफ द कलीग विच बिटरली डिसअपॉइंट्स द पेशेंट। जो बॉस है उसने कलीग की साइड ले ली, जिसने उस बंदे को पहुंचा दिया बिटरली डिसअपॉइंटमेंट में इस पेशेंट को, तो इसका भी फिर सिग्मोइड कॉलोन अफेक्ट हो गया, ट्यूमर बन। टिश्यू कह रहे हैं या सिग्मोइड कॉलोन म्यूकोसा शामिल होगा इस एसबीएस में, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगा और ये टिश्यू बनेगा एंडोडर्मल लेयर से। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं, इंक्रीज फंक्शन, ग्रोथ ऑफ ए कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ सेक्रेटरी क्वालिटी और ए फ्लैट ग्रोइंग एडिनोकार्सिनोमा, ब्रैकेट में कह रहे हैं ट्यूमरस थिकनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ एब्जॉर्प्टिव टाइप, यह मिलेगा। भाव शुरू से चलता आ रहा है, दो ही तरह के भाव मिलेंगे। यदि बंदा एडजस्टेबल है, कॉप अप करने की कोई प्रयास में है तो एब्जॉर्प्टिव मिलेगा, और यदि डाइजेस्ट करने के क्रम में दिख रहा है तो वहां सेक्रेटरी मिलेगा। बायोलॉजिकल मीनिंग इसका है, ऑर्गेनिज्म क्यों अपने अंदर इस एसबीएस को ला रहा है। विद मोर कॉलन सेल्स द बॉडी इज बेटर एबल टू डाइजेस्ट और रिजॉर्ब द एंगर, ताकि गुस्से को वो बेटरली डाइजेस्ट कर ले और उसको रीएब्जॉर्ब कर ले, पचा ले, हजम कर ले। हीलिंग फेज में कह रहे नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन, ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग नेक्रोटाइजिंग डिग्रेडेशन ऑफ द ट्यूमर वाया एसिड रेजिस्टेंट फंगाई और फंगल बैक्टीरिया, ब्रैकेट में कह रहे माइकोबैक्टीरिया। फीवर आएगा, नाइट स्वेटिंग होगी, इज इक्वल टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिग्मोइड कॉलन होगा। ये सिग्मोइड कॉलन का इन्फ्लेमेशन का एक दर्जा लेगा। ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल, ब्राइट रेड, यहाँ पे रेड की जगह ब्राइट रेड हो गया और नजदीक आ गया ना बात। ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल होगा। डायरिया होएगा अगर एनकैप्सुलेशन हो जाएगा, यदि इस ट्यूमर का यदि वहां पे बैक्टीरिया सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं हुए तो, अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे दिया तो वहां पर हो जाएगा इस ट्यूमर का एनकैप्सुलेशन। हीलिंग क्राइसिस जब आएगी तो उस दौरान चिल्स, सीवियर कॉलिक पेन एंड हैवी ब्लीडिंग, डायरिया, या फिर उल्टा कह दो अगर बंदे को
ठंड लग रही है, सीवियर कॉलिक पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो समझ लो ये बंदा हीलिंग क्राइसिस में है अब। ओके, अच्छा, हम जब कोई राइट रेमेडी देंगे, हम जब रेमेडी देंगे, रेमेडी ही राइट होती है, राइट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम रेमेडी देंगे तो ये थोड़ा चिल, ये थोड़ा कॉलिक पेन, ये थोड़े ब्लीडिंग, क्योंकि हीलिंग क्राइसिस तो आती ही है ना। एसबीएस जब पूरा होगा, डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीपशिका, अमित शर्मा भाई, तो चक्रा तो पूरा ही घूमेगा, लेकिन चक्रा सूदिंगली घूमेगा। बिल्कुल। तो ये हल्की सी आपकी मेडिसिन देने के बाद भी, अगर हीलिंग फेज 1 में है और जैसे वो हीलिंग क्राइसिस को क्रॉस करना ही है, मैंडेटरी है उसके लिए, तो वहां पे चिल, हल्का सा दर्द दवाई देने के बाद, थोड़ी ब्लीडिंग, डायरिया वहां संभव है। तो कई बार ब्लीडिंग को लेके हम थोड़ा चौंक सकते हैं कि यार ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, जब से दवाई दी है इसको ब्लीडिंग सी होने लगी। तो ये देख लेना कहीं हीलिंग क्राइसिस को क्रॉस तो नहीं कर रहा आपका पेशेंट, वो भी फायदे के लिए ही जा रही है। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। गाइडिंग थॉट्स कह रहे हैं दिस सिचुएशन हैज अराइजन सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम इट। ओहो, ये सिचुएशन इसलिए आई है ताकि मैं इससे कुछ सीख सकूं। हर परिस्थिति सिखाने के लिए आती है। बिल्कुल। Okay. I have brought it upon myself through my own thoughts and actions. I have brought it upon myself through my own thoughts and actions. ये मेरी करनी का फल है। मैं ही लाया हूँ अपने थॉट्स और एक्शंस, ये मेरी ही देन है, किसी और की नहीं है। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज and with God's help I shall make the best of it। तो भैया इसलिए मैं हर चीज को स्वीकार करूं और प्रभु की मदद से I shall make the best of it, जो अच्छा हो सकेगा आप इस परिस्थिति में वो मैं करूं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये बंदा जब तो कर सकता है जब वो हेल्दी स्टेट में है। जब वो सफरिंग में है तो उसका ये इतना दिमाग, इतनी बुद्धि, इतनी सूदिंग हो ना सके। हाँ जी, हाँ, कह रहे हैं रेमेडीज आप देख सकते हो जो इंटेस्टाइन के लिए रिकमेंड किए हैं, पेज नंबर 203 पर। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस polyp surgery is advised because you do not know if they will continue to grow। कह रहे हैं मेरी अगर सलाह मानो, मेरा अनुभव मानो, मेरे अनुभव के अनुसार पोलिप की सर्जरी ही करा दी जाए, क्योंकि आप ये तो जानते नहीं कि वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, अंदर अंदर दिख रहा है। तो ये कह रहे हैं राइटर, इन today's conventional medicine polyps that are about 3 centimeter in diameter are referred to as colorectal cancer। डैश लगा करें, कोलोरेक्टल कैंसर, डैश लगा करें विद ऑल इट्स कंसिक्वेंसेस। कन्वेंशनल मेडिसिन में ये पोलिप यदि 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया तो इसको कोलोरेक्टल कैंसर की तरह से रेफर कर दिया जाता है विद ऑल इट्स कंसिक्वेंसेस। इसके साथ साथ जो भी कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं उनको सबको कोलोरेक्टल कैंसर के रूप में रेफर कर दिया जाता है। चलो जी, सही बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये अगला हेडिंग है इसका, एस्पेस ऑफ द सिग्मोइड कोलन म्यूकोसा का, पाउचेस ऑन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ब्रैकेट में करें डायवर्टिकुला, पाउच बन जाना। सेम एसबीएस है और कॉन्फ्लिक्ट भी सेम है। सेम कॉन्फ्लिक्ट है, चंक कॉन्फ्लिक्ट, इंडाइजेस्टेबल एंगर, कैन नॉट गेट rid oblique excrete of something not non digestible
स्ट्रेसफुल, एनोइंग, तो इसलिए वो थैलिया भर भर के रखने लगता है अगर नहीं फेंक पा रहा है जी। हाँ जी। The majority of intestinal diverticula are found in the sigmoid colon. मेजोरिटी ऑफ इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला जो मिलेंगे वो सिग्मोइड कॉलन में मिलते हैं। ये कैसा बंदा मिलेगा स्वभाव के रूप से अमित शर्मा? स्वभाव इंट्रोवर्टेड, जो अपने इंट्रोवर्टेड, दुखों को बिल्कुल अंदर ठा ठा के रख लिया उनने, ग्रजेस पालने वाला, ग्रजेस पालने वाला। ओके, जहर जहर की गुठली बना बना के रख रहा अंदर। हाँ जी, बाहर निकाल ही ना रहा तो इकट्ठे करके रख रखा अपने। यही बस देखो बच्चों, मैं यही तो जाएंगे ड्वेल्स में, जो उस अपने दुख को सहते रहते हैं अंदर ही अंदर, सहते रहते हैं क्या? हाँ जी, हाँ, यही वो होंगे। हाँ, अरे इंट्रोवर्टेड होगा जो आपने सबसे पहला वर्ड बोला, और एक तरह से हिम्मत कम होगी, हिम्मत वाला नहीं होगा, कहने में सक्षम नहीं होगा अपनी बात को, अपने गंदगी को बाहर फेंकने में सक्षम नहीं होगा। इसमें जब हम जाएंगे डेल्यूजन वर्थलेस या वर्थलेस में या कुछ में, तो सबसे पहले ये जितने भी है इनका आता है कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ। हाँ, इनमें कॉन्फिडेंस होता तो फिर वर्थलेस में जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं, और उसको फेंक देते परिस्थिति को बाहर, वहीं का वहीं। हाँ जी, ओके, तो ऐसी मेडिसिन होंगी जो टिमिड होंगी, वीक विल्ड होंगी और रिजर्व होंगी, है जी, और वो सहती रहेंगी। हाँ जी, वही नॉन करेजियस टाइप की भी, बिल्कुल वही बात। ओके। फेस में कह रहे हैं एक्सेसिव रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स ड्यूरिंग, ब्रैकेट में कह रहे हैं डाइवर्टिकुलाइटिस एंड फॉलोइंग, ब्रैकेट में कह रहे हैं डाइवर्टिकुला हैंगिंग हीलिंग, एक्सेसिव रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स ड्यूरिंग, ब्रैकेट में कह रहे हैं डाइवर्टिकुलाइटिस एंड फॉलोइंग डाइवर्टिकुला हैंगिंग हीलिंग में यहां मिलेगी। ए थिकनिंग ऑफ द म्यूकोसा लीड्स टू ए सैक और पाउच बल्जिंग टुवर्ड्स, एक थिनिंग है, ए थिनिंग ऑफ द म्यूकोसा हो जाएगी जो आगे बढ़ेगी शैक के रूप में, पाउच बन जाए, पाउच बल्जिंग हो जाएंगे आउटवर्डली। हालांकि इसमें कुछ भर के तो रखा नहीं है, थिनिंग ऑफ द म्यूकोसा हो रही है, लीड टू स्टैक, इस स्टैक में होता तो है, खैर वही मैं कहीं पीछे या कहीं पढ़ रहा था, इसमें इकट्ठा हो जाता है शैक में, पाउच में। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव और सो दैट नो फर्दर डाइवर्टिकुला डेवलप्स। अमित शर्मा, अमिताभ बच्चन को क्या हुआ था? इंटेस्टाइनल पॉलिप बने थे ना, या डाइवर्टिकुलोसिस थी उसको भी? बॉस मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, ये कई साल पहले खबर आई थी। डाइवर्टिकुलोसिस ही था भैया, डाइवर्टिकुलोसिस था उसको। हाँ, उनको डाइवर्टिकुलोसिस हुआ था। अमित शर्मा आपसे सुनने की ज्यादा उम्मीद थी, आपसे बड़ा फैन नहीं है कोई अमिताभ बच्चन का, आपको यही नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, चलो ये बात देखो पवन बस, हाँ भाई, देखो बच्चों बड़ी बात भैया ने या उसमें कब हुई थी? ये तब हुई थी जब उनकी ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पता तो है बच्चन दिवालिया हो गया था भाई। कि अमिताभ बच्चन जैसा आदमी दिवालिया हो सकता है, तो उसने क्या वर्थलेस में आ गया ना, कि यार मेरी कोई वर्थ ही नहीं है। हाँ, ये वो उसी समय के आसपास की बात है डॉक्टर श्रे। हेलो, जी सर। हाँ, वो क्योंकि वो दिवालिया हो गया था ना, कि उसको तो दिवालिया घोषित हो गया, वैल्यू चली गई थी उसकी, उसका स्टारडम इतना ऊंचा है, वैल्यू चली गई थी उसकी एक तरह से। हाँ, बहुत सही उठा के लाए हो, इसलिए तो देखो है आपके पास थॉट उनका। फॉर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द डाइवर्टिकुला कंसिडर सर्जरी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यदि डाइवर्टिकुला में है तो यहाँ पर सर्जरी को कंसिडर किया जाए। ये जो फिगर दे रखी है ये अगले वाले टॉपिक की है,
कोलन रेक्टम बस की। अगले वाले की हाँ अगले वाले टॉपिक हाँ अगले वाले की हो। ओके, नेक्स्ट की है तो इसे नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक चलेगा कोलोरेक्टम। आज यहीं रुकेंगे दोस्त। किसी की कोई सलाह है, कोई पॉइंट है तो बिल्कुल आप रखें। कोई पॉइंट है किसी के पास अच्छा सा कोई जानकारी देने के लिए? कोई वैसे ही बोल दिया करो कोई जानकारी भाई, ये तो प्लेटफॉर्म सीखने सिखाने का है। डॉक्टर अजय भाई, डॉक्टर साहू सर, डॉक्टर श्रेय, जूनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर रियाज, डॉक्टर आशा रोहन साहब के यहाँ से हैं शायद। कुछ भी बोलो भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप सर, स्ट्रीम इसमें- से बाहर हो, हैं जी? सर ये जो डाइवर्टिकुला बनते हैं ये आई थिंक ये काफी लोगों को बन भी जाते हैं, लेकिन अगर उसमें जब तक कोई इन्फ्लेमेशन ना आए या जब तक कोई और सिम्टम ना आए तब तक पता नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता। डाइवर्टिकुलम डाइवर्टिकुलोसिस में जैसे इसमें लिखा है कि इट इज यूजुअली हार्मलेस एंड मोस्ट पीपल डोंट एक्सपीरियंस सिम्टम, यानी डाइवर्टिकुलोसिस में सिम्टम तो होगी नहीं हाँ जब तक इन्फ्लेमेशन ना आ जाए। पड़े रहते हैं एक तरफ। हाँ, जब तक हीलिंग में ना जाए तब हाँ। तक। और पता है डॉक्टर श्रेय, मजे की बात, जितनी भी एंडोडर्मल लेयर की पैथोलॉजीज हैं, एंडोडर्मल लेयर से बने टिश्यू की जितनी भी पैथोलॉजीज हैं, ये एक्टिव फेस में ग्रो कर रही होती हैं और ये एसिम्टोमेटिक होती हैं एक्टिव फेस में ज्यादातर, जब तक ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना कर दें। हाँ जी। तो जी। अगर किसी को अचानक कोई ट्यूमर सामने आता है, रसोली सामने आती है, तो समझ लो वो एंडोडर्मल लेयर टिश्यू की का शामिल होना वहां पर समझा जा सकता है। ठीक है भैया? तो ये बहुत अच्छी बात है, इन सब चीजों से हमें आइडिया मिलते हैं। ठीक है, और कोई बोल रहा है क्या? चलो ठीक है, तो यहीं रुकते हैं भाई। सबको बहुत बहुत नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम। राम राम भाई, राम राम जी, राम राम भाई, राम राम जी।